एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। जातिवाद का कहर इतना खतरनाक है, ये किसी को नहीं छोड़ता। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आईएएस से लेकर आईपीएस, आईपीएस से लेकर जस्टिस और सीएम से लेकर गवर्नर तक जितना बड़ा पोस्ट हो ना क्यों, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी अब बन जाए ना क्यों, ये जातिवाद का कहर, ये जातिवाद का जहर आपको कंटिन्यू डसता है। कोलेजियम सिस्टम क्या है? कोलेजियम सिस्टम ऐसा एक व्यवस्था है जहां रिजर्वेशन का कोई भी व्यक्ति टिक नहीं सकता। कोलेजियम ऐसा एक व्यवस्था है जुडिशरी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को कैसे खत्म कर देता है। एविडेंस ये भी है 50 से ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब जज को बर्खास्त कर दिया गया। एविडेंस ये भी है मामूली केस में जस्टिस कर्नल को भ्रष्टाचार का नाम देकर बर्खास्त कर दिया गया। एविडेंस ये भी है जस्टिस प्रेम कुमार को कैसे बर्खास्त कर दिया गया था। आप आईएएस भी बन जाइए, आईपीएस भी बन जाइए, जो भी बन जाइए, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान के बदौलत तो आप आईएएस, आईपीएस, जस्टिस या जो भी पोस्ट आपको प्राप्त हो जाता है, लेकिन इनको बचाते बचाते आपका कमर का हड्डी टूट जाता है। हर वक्त आपको ये डर सताता है कब आपका नौकरी चला जाएगा, क्योंकि सिस्टम में इतना जातिवाद भर चुका है। आज जातिवाद का जहर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को पीना पड़ रहा है। ये जातिवाद का जहर देश का विकास के लिए रोड़ा बनकर खड़ा हो चुका है। इनमें से मैं आज आप लोगों को जस्टिस प्रेम कुमार के बारे में कुछ बात बताऊंगा। जस्टिस प्रेम कुमार एक गरीब परिवार से आते हैं। वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। उनका पिताजी जूता सिलाई का काम और उनका माताजी डे लेबर काम करते थे। बहुत मेहनत से उन्होंने वकालत एलएलबी खत्म करने के बाद वकालत शुरू की है। जस्टिस प्रेम कुमार जब वकालत शुरू कर दी है, उस वक्त उन्होंने एक रेप केस का डील कर रहे थे। वकालत में ये होता है, हर वक्त वो कोशिश करता है अपना मुवक्किल को सुरक्षा देने के लिए। रेप केस का डील का टाइम में उन्होंने पीड़िता को कॉम्प्रोमाइज का टेबल पर ले आए। 1,50,000 रुपये में वो रेप केस कॉम्प्रोमाइज हुआ और आरोपी को भी मदद मिला। यानी आरोपी का पक्ष में प्रेम कुमार वकालत कर रहे थे। वक्त ऐसा आया, अपने मेहनत पर जस्टिस प्रेम कुमार ने यंग एज में एडीजे बन गए। जिस दिन उन्होंने एडीजे बन गए, उसी दिन मनुवादी सोच रखने वाले लोग हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट का जजशिप में उनका ऊपर नजर रखने लगे। उनका ज्ञान विचक्षण था। वो अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत पर उन्होंने एडीजे बने। जब उन्होंने एडीजे बने, तब एक रेप पीड़िता का बयान पर एक रेप एक्यूज्ड, पीड़िता तो नहीं, एक रेप एक्यूज्ड आरोपी का शिकायत पर एडीजे प्रेम कुमार को हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया। प्रेम कुमार का वकालत पीरियड में जो कॉम्प्रोमाइज किया था रेप केस में, उनके छानबीन के लिए सीबीआई बिठाया गया। सीबीआई भी मनुवादी सोच रखने वाले लोग। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का
बैठे हुए जस्टिस भी मनुवादी सोच रखने वाले लोग, इन लोगों का सोच ये था हर हाल में एडीजे प्रेम कुमार को बर्खास्त कर दिया जाए। एडवोकेसी पीरियड में कभी कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कोई जो भी करके अपना क्लाइंट को बचाना एक एडवोकेट का जिम्मेदारी बन जाता है। ऐसे शिकायत, रेपिस्ट का शिकायत पर वो कंप्रोमाइज केस को, वकालत पीरियड का कंप्रोमाइज केस, एडीजे का पीरियड का कंप्रोमाइज, कोई भी कंप्रोमाइज नहीं था, कोई भी गलती नहीं था, उनका रिकॉर्ड, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनका सर्विस रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग था। ऐसी स्थिति में जानबूझकर एक रेप आरोपी का शिकायत पर, वो शिकायत भी एक रणनीति था और उस शिकायत के तहत प्रेम कुमार को बर्खास्त कर दिया गया। केस कहाँ गया? हाई कोर्ट, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में प्रेम कुमार हार गए और अपना जॉब उनको खोना पड़ा। जब वो सुप्रीम कोर्ट गए केस को लड़ने के लिए, प्रेम कुमार ने सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पार्टी बनकर एडीजे प्रेम कुमार के खिलाफ थे। अब सोचिए कितना मानसिकता कैसा है मनुवादी सोच रखने वाले लोगों को। जब भी कोई अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति जुडिशियरी में आ जाता है तो उन्हें कैसे सताया जाता है। आप सभी को ये भी पता है जस्टिस कर्नल को कैसे भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। इसीलिए ये बात सही है, बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून का आर्टिकल 35 की बदौलत आपको तो नौकरी मिल जाएगा। आप चपरासी से लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक जा सकते हैं, लेकिन आपका पद को, आपका पोस्ट को संभालते संभालते हर दिन डर के मारे आपका बीपी कभी बढ़ जाता है, कभी कमता है, क्योंकि सिस्टम इतना गंदा हो चुका है। जातिवाद का जहर हर सिस्टम में घुस चुका है। भारत का संविधान को कैसे इस सिस्टम ने कैप्चर करके रखा है। इस सिस्टम से बैठे हुए अधिकारी मनुवादी सोच का लोग होते हैं। इसीलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कर्मचारी को जस्टिस हो या आईएएस हो या आईपीएस हो, आपको बेबुनियादी केस में फंसाया जाता है और आपको आपका नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। आज भारतवर्ष में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का एम्प्लॉयज कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मीडिया घराना में आपको बदनाम किया जाता है। मीडिया घराना, पूरा मीडिया इंडस्ट्री मनवादियों का कंट्रोल में है। कोई भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लीडर, चाहे मायावती जी हो ना क्यों, लालू प्रसाद यादव हो ना क्यों, हेमंत सोरेन जी हो ना क्यों, जो भी हो ना क्यों, उनको बदनाम करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। आपका आईएएस को, आपका आईपीएस को भी बदनाम करने के लिए, फंसाने के लिए मीडिया हर वक्त तैयार रहता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लोग इसीलिए अपना नौकरी बचाते बचाते उनका कमर टूट जाता है। वो अपने समाज के लिए भी सोच नहीं पाता, क्योंकि उन्हें वो डर हर दिन सताता है, कल को कोई उन्हें फंसा देकर उनका नौकरी तो खा जाएंगे। क्योंकि एग्जाम्पल है जस्टिस प्रेम कुमार, एग्जाम्पल है जस्टिस कर्नल। आज 2 से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट आईएएस बिहार में जेल का अंदर घुस चुके हो। 2 से ज़्यादा आईपीएस बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जेल का अंदर जाना पड़ रहा है। उड़ीसा में भी ऐसा ही एट्रोसिटी होता है। आईएएस धाड़ा कैसे उनको नेग्लिजेंसी किया गया है।
आईएएस मिस्टर पदसेठी जी को कैसे नेग्लिजेंसी किया गया है। आप इतने बड़ा पोस्ट लेते हुए भी आईएएस प्राप्त करने के बाद भी आपको एट्रोसिटी का विष पीना पड़ता है, तो ये कितना खतरनाक है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लोगों के लिए। 1951 में अनुसूची 15(4) को अमेंडमेंट किया गया था, बाबा साहेब जब जिंदा थे। ये 9 अप्रैल 1951 में इनको अमेंडमेंट करके ये परिवर्तन लाया गया था 15(4) के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को गैर बराबरी से बराबरी में लाने के लिए स्टेट को ऐसा क्षमता दिया गया था, स्टेट चाहे तो 15(4) के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लोगों को अपॉइंटमेंट कहीं भी कर सकता है। लेकिन ऐसे अमेंडमेंट का ऊपर जुडिशियल सिस्टम का नज़र आया और जुडिशियल सिस्टम ने इनको कड़ा विरोध किया। आज जो न्याय व्यवस्था है भारत का, जो कोलेजियम सिस्टम है, इस कोलेजियम सिस्टम में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का ज़्यादा नुकसान क्या है। जितने भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, तमाम जजमेंट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के खिलाफ है और रिजर्वेशन के खिलाफ है। अब सोचिए कैसे अन्याय यहां हो रहा है। आज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लोग फूले फिल्म के लिए फिल्म हॉल में फूले फिल्म को जगह नहीं मिल रहा है, क्योंकि फिल्म हॉल भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का नहीं है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का अपना कोई फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का अपना कोई भी शिक्षा या इंस्टीट्यूशन भी नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, बैंक नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। यानी ये समाज, भारत का 90% समाज लाचार है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। देश का 90% लोग का पास 10% संपदा है और देश का 10% का लोगों का पास 90% संसाधन और संपदा है। भारत का संविधान का 4 अंग को देश का 10% लोगों का हाथ में है, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और प्रेस मीडिया। अब जहां भी जाकर देखिए, तमाम संस्थाओं में मनुवादी का कहर है। जहां मनुवादी है वहां जातिवाद पनपता है, फलता है और फूलता है। जब तक भारतवर्ष में आर्टिकल 17 इंप्लीमेंट नहीं होगा, तब तक भारत में जातिवाद फलता रहेगा और फूलता रहेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएगा। साथियों, आर्टिकल 17 जातवाद का विनाश का नाम कहता है, लेकिन कोई भी सत्तारूढ़ दल आर्टिकल 17 को इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि इन लोगों को पता है जब तक भारत में जातिवाद रहेगा तब तक मनुवाद यहाँ मजबूती के साथ अपना काम आगे करता रहेगा। इसीलिए वो कभी भी जातिवाद खत्म नहीं करेगा। आज जाति जनगणना के नाम पर जब जाति जनगणना के लिए सरकार मजबूर हो गया, मनुवादी सोच में पड़ गया और इनका वो विरोध करने लगा। जातिवाद जाति व्यवस्था को तोड़ने से ही देश का भला है और भारत का तमाम संस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका में बराबर हिस्सा हर किसी को होना चाहिए। तब ये देश आगे बढ़ेगा, विश्वगुरु बनेगा। आज देश का हालत आप सभी को पता है। बहुजन समाज इसके लिए अपना पॉलिटिकल ताकत, इकोनॉमिक ताकत और सबसे बड़ा ताकत है ऑर्गेनाइजेशन।
एक अम्ब्रेला में खड़ा होकर मजबूती के साथ कंधा से कंधा मिलाकर बहुजन समाज को बनाना है। तब जाकर इस भारतवर्ष में आप सुरक्षित रहेंगे, मैं सुरक्षित रहूंगा, 90% जनता, देश का लोग सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।